हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओसी के थर्ड चैप्टर की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बिजनेस रिलेटेड करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो एंड एक खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, सो ये चैप्टर से आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगा, बहुत ज्यादा सारे पॉइंटर्स पता पड़ेंगे कि क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है एंड क्या चीज होती है बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होता है, कैसे स्टार्ट करना होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आपको स्टार्टिंग में हमेशा की तरह एक स्टोरी दी गई है प्यारी सी, जिसमें दो फ्रेंड्स है, अरुण एंड अनिल। इन्होंने अपना नॉर्मल एजुकेशन के बाद वोकेशनल कोर्स किया इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड उसमें से उन्होंने बाद में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। उन्होंने सीखा इस वोकेशनल कोर्स में अलग अलग स्किल्स एंड उसको अप्लाई करने का वो सोचते हैं, लेकिन उन्हें अब पता नहीं है कि उन्हें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कौन उन्हें हेल्प करेगा, गवर्नमेंट उन्हें क्या हेल्प करेगी। ये सारी बातें इन्हें पता पड़ती है। वो एक सेमिनार अटेंड करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में, अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ये लोग रूरल एरिया में रहते हैं, आपको समझना है। इट इज अ स्मॉल स्केल। जनरली जो है वो सिटीज वगैरह में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे सिनेरियो। हम जो हमारा मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन जो है, जो रूरल कंट्री है, हमारा पूरा रूरल एरियाज है हमारा, वहां पे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में कैसे बिजनेसेस चालू होता है, स्टार्ट होता है एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके कितनी हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, वो बात यहाँ पे हमें पता पड़ती है। सो ये लोग एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाते हैं पुणे में एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट में, एंड वहां पर उन्हें पता पड़ता है एक सेमिनार होने वाला है। वहां वो जाते हैं जहां उन्हें पता पड़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उन्हें क्या हेल्प कर सकती है अंडर द स्कीम, अंडर द प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सो इसके तहत उनको हेल्प करती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प, असिस्टेंस देती है एंड ये लोग मैंगो एंड कोकम जूस का बिजनेस चालू करते हैं। सो इस तरह से एक यहाँ पे इन्हें छोटी सी स्टोरी दी गई है, आप ये पढ़िएगा जरूर। हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा, इंट्रोडक्शन क्या, हमें क्या इस चीज में मिलने वाली, वही बातें यहां लिखी है। लेट्स जस्ट रीड दैट। Rising population must be given opportunities of means of livelihood. The problem of unemployment is becoming more serious in India. In post-independence period, more attention is given to the development of small-scale industries. However, the problem of unemployment is not overcome by new industrial policies. तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इतना राइजिंग पॉपुलेशन वाइज हम लोग कितने राइज हो रहे हैं, आपको पता ही है ये बात। एंड इन पॉपुलेशन के, इन यूथ को हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इकोनॉमिक सेक्शन में, ज्योग्राफी सेक्शन में, चैप्टर में, कि हमारा जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है यूथ पॉपुलेशन है। सो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो अपना लिवलीहुड, दैट इज अपना रोजगार चला सके, अपना लाइफ का करियर सेट कर सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सके, ये सारी चीजें वो कर सके। एंड अभी तक हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से नहीं हटी है। हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दैट इज SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लेट मी मार्क दिस फॉर यू, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इस पे काफी फोकस किया, इसे डेवलप करने का काफी फोकस किया, क्योंकि हमने ये देखा कि हर कोई तो अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई तो टाटा बिरला नहीं बन सकता, लार्ज स्केल डायरेक्ट जा नहीं सकता कोई। इट शुड बी स्टार्ट एट स्मॉलर लेवल, छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटे छोटे लेवल पे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज फॉर्म करना, जिससे हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाए एंड हर एक आदमी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाए। ओके, सो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई हमारे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बावजूद। देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर हमारा फार्मिंग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज मतलब भी अगेन स्मॉल स्केल, स्मॉल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज होती है उसे कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है।
सो वो बहुत इंपॉर्टेंस है। अराउंड 30 to 40% हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो शेयर है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आता है। सो एज फार एज डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, is concerned, it is necessary to make available the capital and other resources for small scale industries। तो यहां पे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या आता है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है लोगों को? सीधी सी बात है, लोगों के पास बिजनेस चालू करने के लिए पैसे नहीं है। किसी के पास अगर आइडिया है एक कुछ चीज का, प्रोडक्ट का, बट उसके पास पैसा नहीं है उतना इन्वेस्ट करने को, राइट? सो कैपिटल और अदर रिसोर्सेज, जो दूसरे और रिसोर्सेज चाहिए एक बिजनेस चालू करने के लिए, वो नहीं है। ओके, it is fact that unskilled and semi-skilled artisans required for any small scale industries are easily available in large number in rural area। और दूसरी तरफ ये तो सभी जानते हैं कि जो भी एक अनस्किल्ड यानी पूरी तरह से कुछ डिग्री होल्डर या मोस्ट एकदम एजुकेटेड वैसा कोई नहीं चाहिए हमें। अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड आर्टिस्ट जो लेबर के लिए काम कर सकते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं जिसमें हैंड वर्क लेबर होता है मोस्टली, वो हमें हमारे पास बहुत लार्जली अवेलेबल है रूरल एरियाज में खास करके, right? Small scale industries play an important role in such types of developing countries where there is availability of less capital and more manpower। Small scale industries are those industries in which manufacturing, providing services, production are done on a small scale or micro scale। एकदम इजी, वही सिंपल सा बात मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत है, और स्मॉल स्केल का मतलब ही होता है कि छोटे पैमाने पे चालू करना, छोटे लेवल से चालू करना। तो वहां हमारे पास लेस कैपिटल में भी हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटे से रूम में भी हम शुरुआत कर सकते हैं और बाद में उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे हमारा मेन बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है। लेट्स रीड सम टेक्निकल मीनिंग एंड लेट्स स्टार्ट। Traditionally, the industry in India, which are organized on a small scale and produce goods with help of machines, labor, power, are considered small scale industries। तो ट्रेडिशनली इंडस्ट्री हम क्या कहते हैं, जो छोटे लेवल पे चालू होती, जो मशीन्स, लेबर, पावर का इस्तेमाल करके छोटे पैमाने पे जो गुड्स प्रोड्यूस करती है, उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। इनिशियली टू कैटेगरीज वे कंसिडर्ड, दोज यूजिंग पावर विद लेस देन 50 एम्प्लॉइज एंड दोज नॉट यूजिंग पावर विद एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मोर देन 50 बट लेस देन 100। तो हमने पहले इसका दो कैटेगराइजेशन कैसे किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी कही जाएगी? तो वो इंडस्ट्रीज, वो फर्म, वो बिजनेस जिसके अंदर 50 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है। और दूसरा एक पार्ट क्या था, दूसरा कैटेगरी क्या था? 50 से ज्यादा है लेकिन 100 से कम है, 100 से कम है एम्प्लॉइज आपके अगर, तो वो हम उसे स्मॉल स्केल कहेंगे। यानी कि अगर छोटा सा, अगर मैं एक छोटी सी स्कूल चला रहा हूं अपने एरिया में, प्री स्कूल चला रहा हूं जिसमें मैं हार्डली 10 to 20 पीपल आर वर्किंग इन दैट, सो ये मेरा स्मॉल स्केल बिजनेस हो गया। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। However, capital resources invested in plant and machinery, building, etc., have been the primary criteria to differentiate small business from large and medium scale businesses। सो अब कह रहे हैं कि फिर भी एक बड़ा क्राइटेरिया, प्राइमरी क्राइटेरिया, जिससे हम डिवाइड करें कि स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होगा, लार्ज स्केल बिजनेस किसे कहेंगे, मीडियम स्केल बिजनेस किसे कहेंगे, तो वो क्राइटेरिया क्या है कि कितना कैपिटल चाहिए मुझे अपना प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो दैट आर द क्राइटेरियाज टू डिफरेंशिएट, अलग अलग बताने के लिए कि स्मॉल क्या है, लार्ज क्या है, मीडियम क्या है। An industry unit can be categorized as small business if it fulfills the capital investment limit fixed by Government of India according to Micro, Small, Medium Enterprises Development Act 2006। So 2006 में गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, तो माइक्रो यानी सबसे छोटा, उसके बाद स्मॉल आता है और फिर मीडियम आता है। सो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट क्या है? इसके अंदर गवर्नमेंट बेसिकली जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस है, जो भी छोटे लेवल पे कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, उससे फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, यानी उन्हें इजीली लोन अवेलेबल कराती है, उन्हें कम इंटरेस्ट या जीरो इंटरेस्ट या आफ्टर 5 years इंटरेस्ट आप पे करना चालू करें, ऐसे अलग अलग स्कीम्स होती है। आपको पता होगा लास्ट 2 years बैक भी जब मेक इन इंडिया का कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था, तो उसमें भी यही
एक्ट को और आगे बढ़ाया गया था और इसी चीज की बात की थी कि स्मॉल स्केल लेवल पे हम हर एक इंसान को हम पावर देते हैं, हम लोन उसे प्रोवाइड करते हैं। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया था कि हर कोई एंटरप्रेनर बन सकता है, हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है। आप पैसा लीजिए बिंदास, आपको इंटरेस्ट नहीं भरना है स्टार्टिंग में, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है उस लोन के लेने के लिए, लोन को लेने के लिए आप बिंदास लोन लीजिए, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। सो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है। सो इस बेसिस पे गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया रखा है। नाउ किसी को भी पैसा नहीं दे सकते, ऑलरेडी अगर किसी के पास पैसा है तो उसको वो लोन क्यों देंगे, राइट? सो इसमें फ्रॉड भी हो सकते काफी। तो दे हैव मेड सम क्राइटेरियाज के कौन इस लिस्ट में आएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम लिस्ट में कौन आएगा। सो बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर्स। पहली बात, बिजनेस का भी दो सेक्टर ये है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो यानी कि जो गुड्स बनाते हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, डिलीवरी सर्विसेज हो गया, टीचिंग एक तरह का सर्विस सेक्टर में आता है। सो मैन्युफैक्चर यानी कुछ एक्चुअल में चीज मटेरियल बनाना, जैसे कि मैं ये बना रहा हूं, और दूसरा होता है इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहा हूं, तो वो मेरा सर्विस सेक्टर में चला जाएगा, क्योंकि मैं प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा, मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूं, मैं उसको बस पहुंचा रहा हूं, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट की। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के बेसिस पे गवर्नमेंट ने कुछ आंकड़े दिए हैं, कुछ नंबर्स दिए हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होने पर उससे क्या क्लासिफिकेशन किया जाएगा। सो लेट्स रीड द टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू एमएसएमईडी। एमएसएमईडी का मतलब अब आपको पता होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ओके, सो माइक्रो किसे कहा जाएगा? इट शुड नॉट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इट शुड नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड 25 lakhs। तो जिसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा नहीं होगा, यानी 25 लाख से कम होगा। इन शॉर्ट 25 लाख से कम वाले इन्वेस्टमेंट वाले जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगी उसे माइक्रो लेवल बिजनेस कहा जाएगा। लेट्स से यही अगर मैं एक सिंपल सा स्टाइलिश बना रहा हूं और मेरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जितना जो लगता है वो 25 लाख से कम है, तो मेरा जो बिजनेस होगा वो माइक्रो बिजनेस कहा जाएगा। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो मैंने अभी आपको कहा था एक छोटा सा, अगर मैंने प्री स्कूल स्टार्ट किया है और अगर वो प्री स्कूल में 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा हार्डली रेंटल पे मैंने 2-3 शॉप्स लेके चालू किया हुआ है, सीनियर जूनियर केजी एंड एम्प्लॉय सिर्फ 10 है, एंड काफी मेरा खर्चा सिर्फ हार्डली 6 to 7 lakhs होता है, दैट इज डज नॉट एक्सीड 10 lakhs, 10 लाख से कम है, और मेरा सर्विस सेक्टर हो गया ये। सो मेरा ये बिजनेस माइक्रो बिजनेस कहा जाता है। उसी तरह से स्मॉल बिजनेस कौन सा होगा? मोर देन 25 बट लेस देन 5 करोड़, मोर देन 25 बट लेस देन 5 करोड़। एंड सर्विस सेक्टर में मोर देन 10 lakhs बट लेस देन 2 करोड़। तो यहां पर सेम बिजनेस को ही आप बड़े लेवल पे अगर आप मैं बता दूं और उसमें अब मेरा खर्चा 25 लाख से ज्यादा होने लग गया, सो जो मेरा माइक्रो है वो ही स्मॉल बन सकता है। ओके, एंड मीडियम that is more than 5 crores but less than 10 crores in the manufacturing sector, and in the service sector more than 2 crores but less than 5 crores। तो ये कुछ क्राइटेरियाज मीट करने पड़ते हैं जिससे आपका क्लासिफिकेशन होगा, माइक्रो बिजनेस है आपका, स्मॉल बिजनेस है आपका, या मीडियम बिजनेस है आपका। अब एक दिमाग में थॉट आता होगा कि ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका जो बिजनेस है, माइक्रो बिजनेस है या स्मॉल बिजनेस है, इसी के बेस पे आपको लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी अलग अलग जो भी स्कीम्स है उसके अंडर आपको अप्लाई करना होगा कि भाई मेरा माइक्रो बिजनेस है तो मैं आई एम एलिजिबल फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ लोन। जबकि समझो फॉर एग्जांपल एक लेट्स से कि गवर्नमेंट लोन देती है अलग अलग माइक्रो स्मॉल मीडियम को, तो माइक्रो का अगर 25 लाख के ज्यादा है ही नहीं तो उसको उससे ज्यादा लोन की जरूरत है क्या? नॉट नेसेसरी, राइट। उसको 30 लाख का लोन अप्लाई करेगा तो हाँ गवर्नमेंट उसे दे नहीं देगी, वरना वो तो फ्रॉड करके चला जाएगा, राइट, क्योंकि उसका तो बिजनेस माइक्रो है तो उसको तो नीड ही नहीं है उतना। ओके, तो स्मॉल माइक्रो मीडियम 30 लाख का लोन हम स्मॉल बिजनेस वाले को दे सकते हैं, राइट। हम मीडियम वाले को 30 लाख का लोन नहीं दे सकते क्योंकि उसका 5 करोड़ से ज्यादा का है तो उसे करोड़ में लोन्स देना पड़ेगा हमें, राइट। सो ये चीज आपको लॉजिक समझनी है कि ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। सो ये टेबल बना दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है।
लेट्स मूव अहेड, डेफिनेशन ऑफ अ इंडस्ट्री। सो डेफिनेशन देखेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, हमने मीनिंग देखा। सो ये समझते हैं मीनिंग और डेफिनेशन में क्या फर्क है। तो डेफिनेशन जो है वो कोटेड वर्ड्स में जब आता है, कोटेड कोटेशन के अंदर जब आता है, वर्ड टू वर्ड जैसा होता है वैसा ही आपको मेंशन करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे कोटेशंस है, लेट मी मार्क दिस। यहाँ पे देखिए कोटेशन स्टार्ट कोटेशन एंड हुआ है यहाँ पे। सो ये डेफिनेशन कहा जाता है। डेफिनेशन के अंदर एग्जैक्ट जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जिस फॉर्मेट में जैसे वो आते हैं वैसे ही उसको आपको लिखना है, तब उसे डेफिनेशन कंसिडर किया जाता है। जबकि हमने जो मीनिंग पढ़ा, मीनिंग में ऐसा नहीं होता है। मीनिंग में हमें उन्होंने एक स्मॉल छोटा सा एक पैराग्राफ जैसा लिखा हुआ है, एंड ये चीज आप अपने हिसाब से इसमें अगर आप लाइन आगे पीछे करेंगे तो ये चल जाएगा। लेकिन डेफिनेशन जो होता है, डेफिनेशन आपको प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। Okay, so let's see the definition of small scale industry. Any industrial unit is regarded as small scale industry if the following condition is satisfied. तो अब कह रहे हैं कि जो भी कंडीशन नीचे दी गई है, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो हम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम कहेंगे इट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो लेट्स सी क्या है वो कंडीशन। Investment in fixed assets like plant and equipment, either held on ownership terms or on lease or hire purchase, should not be more than 1 crore. However, the unit in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial unit. तो ये है इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में अब ये कह रहे हैं कि अगर जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, एसेट्स की बात हो रही है खाली, प्लांट और इक्विपमेंट जो भी इस्तेमाल किया गया है उसको आपने, अगर आप ओनरशिप टर्म्स पे हो, यानी आपने खुद का मशीन खरीद के रखा है, इक्विपमेंट यानी कोई भी टूल्स वगैरह जो भी कुछ रिक्वायर होता है वो आपने खरीद के रखा हुआ है, दैट इज ओनरशिप टर्म्स। दूसरा है ऑन लीज। ऑन लीज यानी कि हो सकता है आपने उसे भाड़े पर लिया हुआ है, रेंटल किया हुआ है, या तो हायर परचेज। नाउ हायर परचेज ये होता है कि आपने एक छोटा अमाउंट दे दिया है एंड आपने वो खरीद लिया है और आप कुछ कुछ समय में इंस्टॉलमेंट पे करके आफ्टर सम टाइम वो आपके नाम पे हो जाएगा। तो एक तरह से हम इंस्टॉलमेंट ईएमआई जैसे कोई चीज खरीदते हैं, वैसा ये हायर परचेज वैसा एक तरह का सिस्टम हो गया। सो ये जो भी अगर आपने किया है, ओनरशिप हो, रेंटल पे हो, या आपने हायर परचेज करके रखा हुआ है, ये 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से नीचे ही होता है तब हम उसे फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग। प्लांट इक्विपमेंट्स जब 1 करोड़ से नीचे ही होगा तो हम उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। दूसरा बात यहां पे कहा है कि ये जो भी आपका इक्विपमेंट, जो भी आपका ये पूरा जो फर्म है, आपका जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो किसी और के लिए काम में नहीं, ऑक्सिलरी और किसी और से, किसी और ने ओन या कंट्रोल नहीं होना चाहिए, किसी और चीज के लिए यूज नहीं होना चाहिए, एनी अदर इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं होना चाहिए, यानी वो सिर्फ आपके लिए ही यूज होना चाहिए। एक मशीन कोई दो अलग अलग इंडस्ट्री इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ऐसा बेसिकली यहां पे उनका कहना है। सो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, 1 करोड़ के नीचे रखना है फिक्स्ड एसेट्स हमारे, या तो वो ओनरशिप हो सकती है, या तो रेंटल हो सकता है, या तो हायर परचेज, यानी कि मैंने कुछ अमाउंट देके रखी है और आफ्टर सर्टन टाइम, आफ्टर सम टाइम मैं उसको पे करते रहूंगा कुछ ना कुछ अमाउंट, और आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड, लेट्स से 6 मंथ्स और 1 ईयर और 2 इयर्स, वो जो भी मेरा इक्विपमेंट होगा वो मेरे नाम हो जाएगा। ओके, एंड दूसरा पॉइंट था कि जो भी मेरा इक्विपमेंट्स, जो भी मेरा इंडस्ट्रियल यूनिट में जो भी चीजें हैं, वो कोई और नहीं कंट्रोल करना चाहिए, किसी और इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखेंगे, बहुत अगेन सिंपल सा, एक बहुत ही प्यारा सा उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन देके रखा है हमें कि ट्रेडिशनली कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी और आज की तारीख में मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। सो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कोर, सेरिकल्चर एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज, ये सारे ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पहले आते थे। हैंडलूम्स इज बेसिकली जो आपके कपड़े बनते थे, हाथ से बनाना कपड़ा जो होता है उसे हैंडलूम इंडस्ट्री कहा जाता है। हैंडीक्राफ्ट यानी अगेन हाथों से जो जो भी आर्टिकल वगैरह बनाते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स में आता है। कोर इज बेसिकली, दिस इज समथिंग
जो कोकोनट का जो आप कोकोनट आपको पता होगा, नारियल का जो फाइबर होता है, फाइबर होता है नारियल के ऊपर का जो होता है, जिसे हम हस्क भी कहते हैं मेरे ख्याल से। सो जो फाइबर होता है, हस्क जिसे कहा जाता है, लेट मी राइट दिस, हस्क जिसे कहा जाता है, वो उससे हम जो चीजें बनाते हैं, जैसे कि आप अब सोचेंगे उससे क्या बनता होगा, तो आपको पता होगा रोप, रस्सियां वगैरह, रोप वगैरह जो है, जाली वगैरह जो है, नेट वगैरह जो है, वो इससे बनता है, कोकोनट के हस्क से, यानी वो फाइबर की तरह इस्तेमाल होता है। तो वो इंडस्ट्री। सेरीकल्चर आपको पता ही होगा, हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा हुआ है सेरीकल्चर क्या है। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सेरीकल्चर क्या है, हमने लास्ट ईयर ये पढ़ा था। खादी विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर बेसिकली, ये अगेन गवर्नमेंट ने ये एक तरह से निकाला था, जिसमें वो सारी छोटे छोटे लेवल पे, विलेज लेवल पे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती थी, जिसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कहा जाता था। एंड खादी तो कपड़ा आपको पता ही है, पहले जब हमने लाइक जब इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है, तभी से हमने खादी कपड़े में हमने खुद के कपड़ा बनाना स्टार्ट किया था, एंड फॉरेन कपड़े बैन कर दिए थे। सो ये तभी से स्टार्ट हुआ था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ओके, ये सारे हो गए ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल। आजकल आज के तारीख में मॉडर्न मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है, तो बाइसिकल पार्ट्स बनाने वाली, स्विंग मशीन, सिलाई मशीनें, ब्लेड्स एंड रेजर्स बनाने वाला, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने वाले, एंड स्पेयर पार्ट्स यानी जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आपका बाइक है, बाइक बनता कहीं और है, बाइक बनाने की पूरी फर्म अलग है, लेकिन बाइक का जो एक पार्ट है, कोई ब्रेक पार्ट हो गया, या सिर्फ कोई कार का वाइपर हो गया, या ऐसा कोई भी पार्ट है किसी मशीन का, वो स्पेयर पार्ट्स कहा जाता है। तो वो बनाने वाली अलग से मशीन्स, अलग से इंडस्ट्रीज होती है छोटी छोटी, तो वो स्पेयर पार्ट्स हो गए। इसके अंदर दूसरी सारे, जैसे कि नट बोल्ट बनाने वाली इंडस्ट्री आ गई, स्क्रू ड्राइवर, नेल्स, ये सारी छोटी छोटी चीजें बनाने वाली चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती है। ओके, सो ये क्लासिफिकेशंस लिख लीजिएगा, ट्रेडिशनली एंड मॉडर्न क्या है। नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये जरूरी क्यों है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्या ये रोल प्ले करती है हमारे इकोनॉमी में। सो small scale industries, that is the SSI, play a vital role in development of economy. It boosts to agriculture and agro based sector. So हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, एंड उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री होने से हमें बूस्ट मिलेगा, एंड ये रोल यहाँ पर एसएसआई, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, निभाने के लिए स्टार्ट हुई थी। एंड उसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जिससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप हो सके। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जैसे कहा कि जो हमारा 30 से 40% जो इकोनॉमी में पार्ट है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हमें मिलता है। लेट्स सी द एक्चुअल पॉइंटर्स के क्यों ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला एकदम सिंपल, एकदम इजी, जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जब इंडस्ट्री होगी, अगर आप कोई फर्म चालू करेंगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो सीधी सी बात है कि आप अलग अलग लेबर इस्तेमाल करेंगे, आप मैन पावर इस्तेमाल करेंगे मशीन्स चलाने के लिए, एंड अदर कोई भी छोटे से छोटे काम के लिए। सो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो, राइट। So SSI is second largest industry which creates huge employment opportunities because it can be operated with minimum amount of capital. SSI can be run with basic and potential skills, and this is a boost for labor surplus country like India. तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा और हमने स्टार्टिंग में बात की कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि वी आर लेबर सरप्लस, हमारे यहाँ पे सरप्लस है, बहुत ज्यादा है, ओवर है। जहां पे हमें सिर्फ 10 की जरूरत थी, तो 15 लोग अवेलेबल है काम करने के लिए, जिसके वजह से कम वेजेस में भी काम हो जाता है हमारे यहाँ पे। अगेन ये हमारे लिए एक स्मॉल कैपिटल में ही काम करने के लिए हमारे लिए सही हो जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल में हमारा काम निकल पड़ता है, और हमें कोई ज्यादा हाई स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, हमें बेसिक और पोटेंशियल स्किल वाले चाहिए, जो छोटे मोटे काम या जो भी हम उन्हें गाइड करें वो आसानी से कर सके। उनके लिए कोई एजुकेशन वगैरह कोई कंपलसरी नहीं है, कोई डिग्री वगैरह कंपलसरी नहीं है। ये सबसे हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा
सेकेंड लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो है सारी की सारी एसएसआई। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। नेक्स्ट है आपका रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस अब आपको समझना है, एसएसआई जिसे स्टार्टिंग में ही मैंने कहा हमारा इंडिया रीजनल एरिया में है, ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स हमारा रीजनल एरिया है। सो ये एसएसआई का कंसेप्ट ही बना है ताकि वो अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स में वो कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सके और एक तरह से हर एक पार्ट में, कंट्री के पार्ट में, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रीजन डेवलप हो सके। तो ये रीजनल बैलेंस का काम करता है। सेकेंड पॉइंट है रीजनल बैलेंस। इन इंडिया all regions are not developed due to lack of industrialization. SSI can be set up with minimum amount of capital. Small industries manufactures products using simple technologies, local available resources, material and labor. Thus, they contribute significantly to balanced development of economy of the country. Balanced development of the country. So, अब एकदम सिंपल सा बात कहा है कि हर जगह पे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ सकती है, लिमिटेड जगह पे ही आ सकती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो रीजन रीजन पे डेवलप की जा सकती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए। हमें जो भी रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल हम यूज कर सकते हैं, वहीं का लेबर और मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं के लोगों को, विलेज के लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा राजस्थान में काफी सारी एसएसआईज है, एंड उनमें से रूमा देवी करके अगर आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत ही स्मॉल लेवल पे चालू किया था, जिसमें वो कपड़े बनाना, कपड़े बनाने का क्लॉथ सुइंग वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने आसपास के सारे अलग अलग विलेजेस से विमेन को एम्प्लॉयमेंट दिलाया, और इतने सारे आज विमेन वहां पर जुड़े हुए हैं उस संस्था से, जो कि ये आज एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हिस्सा है। ओके, थर्ड पॉइंट है यहां पे इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, तो अब कंपटीशन होगा जब आप एक बेटर प्रोडक्ट लाओगे, मैं उसको और बेटर प्रोडक्ट लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में कंपटीशन है। तो मैं ये एक हमारे बीच में कंपटीशन है जिसकी वजह से हम बेटरमेंट की तरफ बढ़ेंगे और हमारा कॉस्ट कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें। सो इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, तो थर्ड पॉइंट इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हमारा सिंस स्मॉल स्केल है तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारा लो है। These industries usually locally available resources which are less expensive. Establishment and running costs of small industries are comparatively less. Low cost of production, low overheads ultimately result in low price of goods. Increased turnover increases competitive strength. सो अब सिंपल सी उन्होंने पूरा पॉइंट लिंक ऐसे कहा है कि यहां पर कैपिटल कम लगा है, आपका रिसोर्सेस आसानी से आपको अवेलेबल है, जिसके एक्सपेंस ज्यादा नहीं है, आपका ओवरहेड कॉस्ट यानी कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंटल, जो भी छोटा मोटा है, सब कुछ बहुत कम है, जिसके वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसका प्राइस बहुत ही कम होता है, जिससे आप बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जो आपने देखा होगा, जो पैक्ड वाटर आजकल मिलता है, बिस्लरी का जो 20 लीटर का पैक मिलता है, आपने देखा होगा हर एक किराने वाले के पास एक फिक्स ये वाटर सर्विस है जो ये प्रोवाइड करता है। अब इसमें इतना मार्जिन है, इसका इतना कॉस्ट कम है, इन्हें बस पानी का एक फिल्टर चाहिए और ये सारे बॉटल्स चाहिए जिसमें वो वापस से पानी भर भर के लोगों को बेचते हैं। सो इसके अंदर कॉस्ट बहुत कम है और इसके अंदर टर्नओवर बहुत ज्यादा है। टर्नओवर यानी कि इनकम में लास्ट में जो प्रॉफिट आता है, टर्नओवर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा हर जगह पे एंटरप्राइजेस, वाटर एंटरप्राइजेस, ये हर जगह पे एवरी नुक्कड़ कोने पे आपको ये शॉप दिखने लगेगी। तो ये एक एग्जांपल हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। फोर्थ पॉइंट है यहां पे मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो अगेन यहां पे हम एग्जांपल वही ले सकते हैं कि हमने नेचुरल रिसोर्स वाटर का इस्तेमाल किया है, तो वैसे ही जो भी नेचुरली अवेलेबल है वो हम मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, यानी कि यहाँ पे हमारा मैन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। दे यूटिलाइज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम लोकल एरियाज। सच यूज ऑफ लोकल नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच रिजल्ट इनटू रीजनेबल प्राइस ऑफ द गुड्स। सो अगेन ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ऊपर वाले से सिमिलर पॉइंट है, अंदर की बातें सेम ही है पॉइंट्स की, कि
यहां पर हम लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसका कॉस्ट हमें कम पड़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसेस माइग्रेशंस। नाउ ये आपने देखा होगा लास्ट ईयर कितने लोग माइग्रेंट वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपना स्टेट मुंबई छोड़ के अपने गांव जा रहे हैं। सो ये माइग्रेंट वर्कर्स आए कहां थे ओरिजिनली? तो ये यूपी से आए थे, दिल्ली से आए थे, राजस्थान से आए थे, अलग अलग बेसिक अपने अपने जगहों से आए थे वो। एंड वो लोग सिटीज में क्यों बसे थे? क्योंकि यहां पे काम था। नाउ अगर मैं उनके विलेज में ही एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू कर देता हूं, तो क्या वो अपनी जगह छोड़ के जाएंगे? नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इससे क्या हो गया? रिड्यूस माइग्रेशन। तो माइग्रेशन को भी कम करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। Small scale industries can create a large number of employment in rural area. Small scale industry is also a best example of self employment. ये self employment का बहुत अच्छा example है। Therefore, migration of people from rural area to urban area can be reduced or minimized. तो वही बात हो गई कि हम लोग जो है ये माइग्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि सिर्फ सिटीज पे बोझ ना बने और पूरा बैलेंस रहे। सिक्स पॉइंट है सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कई बार जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाती है और वो सारा हायर करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वो सारा यूज होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। जस्ट इमेजिन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्ट कुछ और है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कोई बाइक को असेंबल करती है और बाइक के पार्ट्स जो है वो किसी स्मॉल स्केल वालों से बनवाती है ताकि उसका कॉस्ट कम रहे। तो ये एक तरह से वो हो गया कि सपोर्टिंग टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, राइट? So maximum large scale industries depend upon small scale industries. Many small scale industries provide raw materials, semi finished goods. तो उसे हम semi finished goods में गिनेंगे, जिसमें हमने spare parts वगैरह प्रोवाइड किया, या कोई भी चीज जो हाफ बनी है वो आगे जाके और असेंबल होगी, या उस पे और हमें उससे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लेके जाके, टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट्स, यहां पे भी उन्होंने वही एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, सेवेंथ वन, डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। सो ये तो हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको खुद का बिजनेस चालू करना है, तो स्मॉल स्केल, स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना सबसे बेस्ट है। तो ये नए नए बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनाते जा रही है। स्मॉल एंटरप्राइजेस हैव द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट द यंग एस्पिरेंट्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये यंग लोगों को एस्पायर करती है कि वो भी अपना जो अपना लक है या अपना स्किल है वो यूज करे और एक स्मॉल स्केल लेवल पे कुछ स्टार्ट करे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन अकोमोडेट द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। सो यहां पर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों का काम है। जो हमारा यूथ है, फर्स्ट जनरेशन यूथ का है, फर्स्ट जनरेशन यूथ क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ का है और सभी लोग पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप में पार्ट ले रहे हैं। इसे फर्स्ट जनरेशन कहा गया है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कहा गया है, क्योंकि उनके पहले उनके बाप दादा वगैरह किसी ने भी बिजनेस नहीं चालू किया था। उसका मतलब ये होता है एक तरह से। सो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही यूथ यहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजर्स, therefore government has to pay attention to the development of small and cottage industries in order to create a balanced economy. So overall ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम रूरल एरिया है, विलेजर्स है यहाँ पे, एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स निकाली है। जैसे कि हमने ऊपर देखा माइक्रो स्मॉल मीडियम वाला स्कीम एक्ट जो था, सो वैसे ही अलग अलग और बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है। नाउ लेट्स सी के एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है। तो अगेन ये सारे के सारे आधे पॉइंट्स आपको ऊपर वाले पॉइंट से सिमिलर दिखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस में भी वही बात करेंगे कि उसकी फायदे क्या है। तो वही अब फायदा हम अलग से थोड़ा पढ़ रहे हैं। एज यू कैन सी पहला पॉइंट ये, एज यू कैन सी लार्ज एम्प्लॉयमेंट, तो हमने ऊपर भी ये पॉइंट पढ़ा था। तो ये एडवांटेज हो गया कि मैं क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करूंगा, राइट? So small scale industries have always played an important role in economic development of country. The following are the advantages. तो ये बात हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है हमारे यहाँ पे कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और क्यों वो एडवांटेजेस, उसके क्या क्या फायदे हैं, तो लेट्स रीड। लार्ज एम्प्लॉयमेंट, तो ये दो वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। इंडिया इज लेबर एबेंडेंट कंट्री, हमारे यहाँ पे बहुत सारा मैन पावर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन अ मास स्केल, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से हम लोग मास स्केल यानी बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं।
दे आर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहां पर हम लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेबर इंटेंसिव कहा जाता है। दे यूज मोर लेबर देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो लोग सबसे ज्यादा मशीन, और इस पे मशीन में भी एक दो इस्तेमाल करते होंगे, बट ज्यादा काम वो लोग हैंड या बेसिकली जो लेबर मेन विमेन काम कर सके वैसा वो काम होता है। Their gestation period is low and can provide employment opportunities to large number of people. So basically ये gestation period यानी कि हमने आइडिया सोचा और हमने एक्चुअल में वो चालू कर दिया, उसको एग्जीक्यूशन करके एक्चुअल में इंडस्ट्री स्टार्ट कर दिया और प्रोडक्शन करके हमारा प्रोडक्ट रेडी है। तो ये जो पूरा पीरियड है वो भी बहुत कम होता है, ऐसा ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि अरे मैं 1 साल सिर्फ प्लान ही कर रहा हूं, 2 साल मुझे सेटअप करने में चला गया, थर्ड फोर्थ साल में मैं अपना प्रोडक्ट लेके रेडी हूं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं कुछ प्लान आउट करता हूं स्मॉल स्केल लेवल का, तो मैं वो बड़े आसानी से जल्दी स्टार्ट कर सकता हूं एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं एम्प्लॉयमेंट का। सेकेंड पॉइंट है जो कि अगेन हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमें स्टार्ट करने के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, कम पैसों में काम बन सकता है। एसएसआई रिक्वायर्स लेस कैपिटल एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। SSI can be started and run by small entrepreneurs with limited capital resources. तो सिंपल सी बात है, लार्ज स्केल से कंपेयर करेंगे तो कम पैसा लगेगा और कोई भी इसे स्टार्ट कर सकता है थोड़े लिमिटेड पैसों के साथ। थर्ड पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेस। तो अगेन हम कब से बात कर रहे हैं कि हम लोकल रिसोर्स यूज करेंगे, तो उसी को हम डोमेस्टिक रिसोर्सेस यहां पे कहते हैं कि जो आसपास हमें इजीली अवेलेबल है उसी को हम यूज करेंगे। मैं गुजरात के एक गांव में अगर कुछ चालू कर रहा हूं तो मैं मुंबई से कोई अपना रिसोर्स नहीं मंगाऊंगा, वरना मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं ऐसा कुछ चीज नहीं करूंगा, राइट। सो जहां बेसिकली मेरा लोकल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है मैं वही रीजन में स्टार्ट कर सकता हूं। सो वैसा कुछ दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज करना, यूटिलाइजेशन। SSI make use of local resources which are available in a greater extent. Small amount of savings which nominally remains idle are now channelized. This will increase capital formation and investment in the economy. So अब ये कह रहे हैं कि हम लोग जो थोड़ा बहुत जो हमने सेविंग्स वगैरह किया है उसको हम जब किसी बिजनेस में लेके स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेके स्टार्ट करेंगे, तो उससे हमारा ये इकोनॉमी का हिस्सा बन गया अभी ये पैसा, और उससे अब पैसा ही पैसे को खींचता है, तो ये अब इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है, उससे अब इनकम जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड ये पूरा हमने जो एक छोटा अमाउंट ऑफ पैसा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो पड़ा हुआ था ऐसे ही, वो हमने अच्छे काम में लगा दिया है। इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट इज द फोर्थ पॉइंट। सो अब ये बता रहा है कि जितना भी इंडस्ट्री का आउटपुट है वो बेटर करता है, वो नंबर में हाई अच्छा खासा करता है। SSI produce consumer goods as well as industrial components. The goods are cheaper and satisfy the needs of poor sections of society. Products produced by SSI form a significant portion of industrial output of country. So एकदम सिंपल सा बात कि हम कंज्यूमर गुड्स भी बनाते हैं एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि डायरेक्ट मैंने जैसे कहा कि ये वाटर, जो पानी का सप्लाई का ये जो बिजनेस चालू हुआ है, जो वाटर एंटरप्राइजेस है, वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, ताकि वो डायरेक्ट कंज्यूम करता है, पानी डायरेक्ट कंज्यूम करता है। जबकि इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स वो हो गया कि मैं कुछ ऐसी चीज बना रहा हूं जो आगे किसी इंडस्ट्री को काम आता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेरेमिक इंडस्ट्रीज में टाइल्स वगैरह जो है उसके इंडस्ट्रीज में पाउडर वगैरह, स्पेसिफिक पाउडर वगैरह यूज होता है, व्हाइट पाउडर काइंड ऑफ वगैरह यूज होता है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलग से सिर्फ व्हाइट पाउडर बनाती है और वो सप्लाई करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, जिनको सेरेमिक इंडस्ट्रीज को, जिनको ये पाउडर वगैरह रिक्वायर्ड है अपने मशीन्स या अपने आगे के प्रोडक्शन के लिए। सो दैट इज अ इंडस्ट्रियल कंपोनेंट का काम किया उसने। यहाँ पे गुड्स बहुत ही चीप यानी कि बहुत ही सस्ते और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए बनते हैं, और ये हमारे कंट्री में बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन यानी कि एसएसआई से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे कंट्री में। फिफ्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। नियरली 40% ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय एसएसआई। तो ये बात भी एक तरह से मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, अब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता होगा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सो हमारे यहाँ पे जो जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं उसमें 40% एक्सपोर्ट जो है वो सारा का सारा किसका कंट्रीब्यूशन है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। प्रोडक्ट्स सच एज हॉस्टरी, निटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, कोर प्रोडक्ट्स, वुलन गारमेंट्स,
processed foods, chemical, allied products, and a large number of engineering goods contribute substantially in India's export. So ये बहुत सारा उन्होंने पूरा लिस्ट दे दिया कि ये सारी चीजें हमारे इंडिया में हम लोग छोटे लेवल पे बड़े आसानी से बनाते रहते हैं एंड ये हम फिर बाद में एक्सपोर्ट करते हैं. सो ज्वेलरी, आपको ये सब पता ही होगा, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब बाहर जाता है. आपने देखा होगा जिसे हम अमेरिकन ज्वेलरी कहते हैं, इट इज बेसिकली फेक ज्वेलरी सारी की सारी. एंड हॉसियर एंड निटवेयर, ये सब कपड़े होते हैं अलग अलग, इनरवेयर, अंडरगारमेंट्स, ये सब जो हमारे यहाँ पे छोटे लेवल पे बनते हैं एंड वो एक्सपोर्ट होते हैं. Also, products produced by SSI are used in the manufacturing of products by large-scale industries, which are exported. It contribute directly, indirectly to exports and earn valuable foreign exchange. तो अगेन ये बात तो हम कब से पढ़ रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल वालों को हेल्प करती है. तो लार्ज स्केल वाले कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें स्मॉल स्केल वाले अपना प्रोडक्शन देते हैं एंड इनडायरेक्टली ये एक्सपोर्ट का हिस्सा बनते हैं. डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है हमारे इकोनॉमी में, जिसके वजह से हमारा कंट्री जो है फॉरेन एक्सचेंज, वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज कमाता है, जिससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ होता है. आई होप सबको अभी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह पता है. हमने लास्ट चैप्टर में ये सारी बातें की थी इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. सिक्स्थ वाला पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये बात भी हमने ऊपर देखा कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो था, रीजनल बैलेंस जो था, वैसा ही पॉइंट यहां पे हो गया. लार्ज स्केल इंडस्ट्री लीड टू इनइक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, जिसमें बहुत ही कम लोगों के हाथ में ही ज्यादा से ज्यादा पावर है. एंड इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी रिलायंस, अगर अंबानी जी कोई डिसीजन ऐसा लेते हैं जिससे पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकता है, तो एक तरह से उनके हाथ में इकोनॉमिक पावर है. ओके, उनके हाथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर है कि उनके एक कोई डिसीजन से पूरा इंडस्ट्री एंड पूरे कंट्री की इकोनॉमी को डैमेज हो सकता है या कुछ अफेक्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, एलॉन मस्क जो है, एलॉन मस्क जो उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया था रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में ट्वीट किया था, जिसके वजह से बिटकॉइन का रेट्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था. सो ये सारा चीज, यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में या पर्टिकुलर फर्म के हाथ में लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है, उसके हाथ में इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा होता है. सो स्मॉल स्केल इसके ऑपोजिट काम करती है. स्मॉल स्केल ऐसा नहीं करती है, स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है. वो किसी एक के हाथ में सारा इनकम या इकोनॉमिक पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. But small scale industry distribute resources and wealth more equitably. This is because income is distributed among more number of workers as it is labor intensive. This results in both economic and social welfare. तो ऐसा कैसे कर पाती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे से काम के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो सारा पैसा जो भी इनकम है सभी में बंटता है अच्छी तरह से, और इससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे इकोनॉमी एंड सोशल वेलफेयर यानी पूरे समाज का अच्छा कल्याण होता है. सेवेंथ पॉइंट इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. तो ये ऊपर वाले पॉइंट में अभी हमने देखा था, एक्सपोर्ट्स कर रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा. तो वही पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमें दिया हुआ है कि small scale industries earn valuable foreign exchange for the country by exporting products to different countries of the world. तो वो एक्सपोर्ट करती है और बदले में हमें डॉलर्स में पेमेंट आता है, यूरोज में पेमेंट आता है, सो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है. एट द सेम टाइम देयर इंपोर्ट्स आर वेरी लिटिल, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कुछ इंपोर्ट नहीं करती है. The small scale industry in Tirupur contribute to a substantial portion of India's textile export and earn valuable foreign exchange for the country. So यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तिरुपुर जो है मेरे ख्याल से तमिलनाडु में ये जगह है, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करती है. टेक्सटाइल यानी कपड़ा एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से अच्छा खासा हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आता है. सो बहुत ही सिंपल सा ये पॉइंट्स है, बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स है. आप ये एक एक बार में ही आराम से इसे पढ़ सकते हो. 8 पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. तो अगेन ये पॉइंट भी आप पहले से ही पढ़ रहे हो कि हमें मौका मिल रहा है कि आप छोटे लेवल पे कुछ स्टार्ट करें और खुद बिजनेस के मालिक बने, बिजनेसमैन बने. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स विद लिमिटेड कैपिटल. SSI requires less capital, lower investment in technology, machines as compared to large scale enterprises.
Therefore, small entrepreneurs can start small scale industries easily. SSI in Japan, which was devastated by the Second World War, became a major economic power because of many small entrepreneurs who contributed greatly to the nation development. सो अब एग्जाम्पल में दिया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हालत बहुत ही बुरी थी इकोनॉमिकली, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने उसे बचा के रखा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटे पैमाने पे उन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज वो इतने आगे आ गए कि आज की तारीख में जापान की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है। 9th पॉइंट है कॉस्ट एफिशिएंसी। तो अगेन सारे पॉइंट देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है और ऑलमोस्ट सिमिलर आपको लगेंगे। सिंस यहाँ पे कम पैसा लगता है, सिंस यहाँ पे मैं यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर बहुत ही अच्छे से कर रहा हूं, रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूं, छोटे पैमाने पे सारी चीजें कर रहा हूं, तो ये सबसे मेरा जो भी है कॉस्ट कम हो रहा है, सो उसे कॉस्ट एफिशिएंसी कहते हैं। Small scale units can adopt micro production method which offer better quality and more variety at lower cost. They are most cost effective as compared to large scale industry, large scale बिकॉज देयर एक्सपेंसेस आर लोअर। तो एकदम सिंपल है, अगेन कंपेयर करेंगे अगर लार्ज स्केल से तो हमारा एक्सपेंस कम होगा और हम छोटे छोटे लेवल पे हम कम प्रोडक्शन में भी माइक्रो यानी कि कम प्रोडक्शन में भी हम क्वालिटी देते हैं और कम प्राइस कम कॉस्टिंग करते हैं। 10th पॉइंट है रिड्यूसेस माइग्रेशन। तो अगेन ये कॉमन पॉइंट है, ऊपर वाले से ही पूरा पॉइंट सेम है कि अगर रूरल एरियाज में ही मैं कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता हूं लोगों को एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो वो शहरों में काम के लिए नहीं जाएंगे। सो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स जस्ट रीड इट। Migration happens when people living in rural areas are not able to find employment there. Therefore, they migrate to urban areas seeking employment. Large-scale migration puts tremendous pressure on land, water, and other resources in urban areas. The skills and talents of rural craftsmen, artisans lead to gainful employment to those with inherent skills, resulting in their economic upliftment. Thus, small-scale industries help in reducing migrations. सो अब वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी इतनी बार कि अगर रूरल पॉपुलेशन अर्बन में कॉन्सेंट्रेटेड होते रहेगा तो एक सिटी में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, उन्हें फोर्सफुली झोपड़ों में रहना पड़ेगा या कितनी बार रस्तों पे रहते हैं कितने कितने वर्कर्स लोग। तो ये सब सिटी में आपको देखने मिलेगा क्योंकि सारे के सारे माइग्रेट होके अपनी जगह गांव वगैरह से यहाँ पे आके रह रहे हैं और यहाँ की लैंड वाटर और दूसरे रिसोर्स पे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सब ना हो इसीलिए हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं जिससे माइग्रेशन कम होता है। 11th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर फ्लेक्सिबल, दे कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट वेरी फास्ट। तो फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन का मतलब एकदम सिंपल मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इमेजिन एक छोटा सा कपड़े का बिजनेस जो था जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था, अब उन्होंने तुरंत ही क्या सोचा कि अरे हम कपड़ा बिजनेस है, लेट्स स्टार्ट मेकिंग सम मास्क। तो उन्होंने तुरंत ही मास्क बनाना चालू कर दिया। उनको कोई बड़ा ऐसा कोई डिसीजन नहीं इतना कोई भारी लेना पड़ा या ज्यादा समय वेट नहीं करना पड़ा। विद इन मंथ्स वो लोग फटाफट मास्क लेके मार्केट में आ चुके थे एंड हर जगह पे आज आपको देखने मिलेंगे अलग अलग टाइप ऑफ मास्क, वेराइटी ऑफ मास्क वगैरह मिलने लग गया है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से पॉसिबल है क्योंकि सिंस उनका सब कुछ इतना स्मॉल लेवल पे है वो आसानी से ये चेंजेस ले सकते हैं, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है अपने ऑपरेशन में। ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। सारे एग्जांपल्स के साथ अगर आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे एक एक तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सारे पॉइंटर्स जो मेन टाइटल है उसे लिख के रखिएगा। दैट वाज द 11 पॉइंटर्स ऑफ एडवांटेजेस। हमें फायदे क्या क्या है। अब देखते हैं कि हमें रुकावटें क्या क्या आती है, यानी चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या चीजें हैं जो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफिकल्ट पड़ेगी, हमें रुकावट का काम करेगी। In India, small scale industries are facing many difficulties and problems. So there is adverse effect on their work. The following are the challenges before small scale industries. तो इंडिया में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, तो क्या है वो हम देखते हैं। ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहला हमें है कि ओल्ड मेथड अभी तक जो किसी ने स्टार्ट किया था कुछ सालों पहले वो अभी तक वही मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नया कर ही नहीं रहे। फॉर एग्जांपल फार्मिंग की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पे अभी तक फार्मिंग का रिवॉल्यूशन एक तरह से नहीं आया है। जो दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलो या क्लोज्ड रूम फार्मिंग या यूवी लाइट फार्मिंग ये सब स्टार्ट कर रहे हैं एंड बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। न्यू यूथ एंड टेक्नोलॉजी वाइज वो लोग एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक ओल्ड मेथड ऑफ
फार्मिंग चल रहा है, ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है। बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेटर वे में गार्डन फार्मिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल उसका हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे ओल्ड मेथड ही चल रहा है, जिससे हमारे यहाँ पे एक तरह से ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रुकावट है। Generally, small scale industry use outdated technology and old methods of production. The use of low grade technical know-how and skills is resulting in low productivity in many industries. तो इससे ओवरऑल नुकसान क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, जबकि अगर मैं बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानूं तो मैं बेटर प्रोडक्शन कर सकता हूं। जो मेरा रिसोर्सेज है उससे कम रिसोर्सेज में बेटर प्रोडक्शन कर सकता हूं। लेकिन मैंने सिंस ओल्ड मेथड इस्तेमाल किया है तो मेरा प्रोडक्शन लो है। ओके, बढ़ते समय के साथ हमें चेंज होना है, तो यहां पर वो चेंज नहीं हो पा रहा उतना इजीली, ऐसा यहां पे कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है इनएडिक्वेट फाइनेंस। सो हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हमें फाइनेंस सपोर्ट है, फाइनेंस कम लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चैनल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि इनएडिक्वेट यानी फाइनेंस कहीं ना कहीं कम पड़ जा रहा है। Non-availability of adequate finance is a serious problem faced by small-scale industry. Generally, SSI begin with small capital base. Many of the units in small sector raise funds from capital market. These units frequently suffer from lack of adequate working capital. तो मैं शुरुआत तो कर देता हूं, लेकिन वर्किंग कैपिटल यानी एक बार मेरा धंधा चल जाता है, उसके कुछ सालों में, 1-2-3 सालों में मेरे पास अब उतना इनकम नहीं आता है कि मैं अपना जो काम है वो जारी रख सकूं। तो वर्किंग कैपिटल नहीं उतना मैं बेयर कर पाता हूं, रेंट बढ़ता है या जो भी है, कुछ भी कॉस्ट बढ़ रहा है, सो मैं वो नहीं बेयर कर पा रहा हूं और तब मुझे फाइनेंस की जरूरत है जो नहीं अवेलेबल है। सो दैट इज इनएडिक्वेट फाइनेंस। थर्ड वाला है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। Another major problems of small scale industry is inadequate supply of raw materials. Due to the SSI have to compromise on the quantity and quality of raw material, pay more price to good quality of raw material. तो हालांकि हम कब से बात कर रहे हैं कि रीजनल रिसोर्सेस हम यूज करते हैं, रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल हमें जो चाहिए वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपको मिलेंगे। सो वो अगर मुझे लाना है तो मुझे कॉस्ट ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, मुझे ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। तो ये सारा जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल तो है लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं है, ऐसा हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये आपको समझनी है। लेबर प्रॉब्लम, तो अगेन आप सोच रहे होंगे कि कब से हम हमारा पॉजिटिव में देख रहे थे कि लेबर तो अच्छा है, लेबर इंटेंसिव है, इतने सारे वर्कर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जहां पे 10 लोग का काम है, 15 लोग अवेलेबल है, तो वहां पे अब लेबर प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि अब सामने वाला इंसान जो है वो कम पैसे में काम करने रेडी हो जाता है, एंड इससे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर तो होता ही है, साथ ही साथ सामने वाला मन लगा कि काम भी शायद ना करेगा, क्योंकि अब सभी को जो रेट मिल रहा है दूसरों को भी उसी रेट में काम करना पड़ेगा। उसमें वो लोग का सिंस वो लोग अनस्किल्ड है, प्रोफेशनल नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ही गांव के एक तरह से हम कह सकते हैं देहात जैसे, लाइक अनपढ़ जैसे लोग हैं सारे के सारे, तो वो लोग जो है इतने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, वो लोग ने छुट्टी ले ली समझो। तो ये सारी चीजें एक तरह से लेबर प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। लेट्स रीड दैट। Most of the small scale recruit unskilled and semi-skilled workers on daily wages. तो ये लोग डेली वेजेस पे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट दिमाग में रखना है, तो आपको ये ज्यादा समझेगा कि क्यों कोई ऐसा करेगा, क्योंकि वो लोग डेली वेजेस पे, आज गया काम पे तो आज पैसा मिलेगा, आज नहीं गया तो नहीं मिलेगा, तो वो लोग कभी कभार लीनियंट हो जाते हैं इस चीज को लेके। दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी, हायर एब्सेंटिज्म, देखो छुट्टी लेना चालू हो जाता है, एब्सेंटिज्म यानी छुट्टी लेना, हायर एब्सेंटिज्म, पुअर जॉब कमिटमेंट, वो लोग कमिटेड नहीं है जॉब के लिए, अरे यार छोड़ो जाएंगे नहीं जाएंगे। The wages are low due to financial limitation which turn into labor dissatisfaction and increase labor turnover. So ये बात भी मैंने आपको एक्सप्लेन की, क्योंकि बहुत सारा मेरे पास लेबर अवेलेबल है, तो मैंने वेजेस कम मैं बोलूंगा चलो ठीक है 10 रुपया पर आवर में कौन काम करेगा, हालांकि रेट 15 चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 20 लोग मेरे बाहर खड़े हैं और मुझे सिर्फ 10 लोग की जरूरत है, तो मैं अपना वेजेस कम करने की कोशिश करता हूँ। तो वो लोग, जो लोग रेडी हो जाएंगे तो उनको कम वेजेस मिल रहा है, एक टाइम बाद वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है एक तरह से हम लेबर प्रॉब्लम कहते हैं। इम्प्रॉपर शिफ्ट्स, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी मेक्स एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव एंड द टैलेंटेड वर्कफोर्स डज नॉट ऑप्ट फॉर सच जॉब्स। तो जो शिफ्ट टाइमिंग्स होते हैं, कभी भी रात को या रात से दोपहर तक या जो भी है 12-12, 14-14 घंटा काम कराना, तो ये सारा चीजें भी हमें प्रॉब्लम्स देती है।
जिससे टैलेंटेड वर्कफोर्स यानी कि स्किल्ड वर्कफोर्स इसमें ऑप्ट नहीं करता है। ऑप्ट यानी कि उसको प्रिफर ही नहीं करता है, वो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने का सोचते ही नहीं है। फिफ्थ है मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज इट जनरेट्स रेवेन्यू। तो मार्केटिंग अगर नहीं करूंगा प्रोडक्ट का तो मेरा लोगों को पता कैसे पड़ेगा कि देयर इज समथिंग जो मैं बेच रहा हूं, जो गुड्स मेरे पास अवेलेबल है वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर्स अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो अगर मुझे कस्टमर की नीड्स पता होगी, उसकी जरूरतें क्या है वो मुझे पहले पता होनी चाहिए, उस बेसिस पे मुझे उन्हें बताना है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा मेरा प्रोडक्ट, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो ये मार्केटिंग ठीक से होनी चाहिए। In most cases, marketing is a weaker area of small industries. These SSI have to depend extensively on middlemen who at time exploit them by paying low prices and delayed payments. Further, direct marketing may not be feasible for small business firms as they lack the necessary infrastructure. So generally क्या होता है, small scale industries के जो भी ओनर है या जो भी लोग है इन्वॉल्व है, वो लोग डायरेक्ट कस्टमर से डील या डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। वो लोग किसी एक आदमी पे डिपेंड करते हैं जो उनका गुड्स एक विलेज से दूसरे सिटी में लेके जाएगा या दूसरे किसी विलेज या मार्केट प्लेस में लेके जाएगा। तो वो किसी पे डिपेंड करते हैं और वहां पर वो लोग उसका मिडिलमैन जो है वो फायदा उठाता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, उन्हें कम पैसे देता है। सो ये सारी चीजें होती है। सिक्स्थ वाला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। It is necessary for SSI to spend on transportation of raw material and finished goods. Due to lack of transport facility, it is difficult to transfer raw material from market to factory and finished product from factories to consumers. So already जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें एक जगह से दूसरी जगह माल तो लेके जाना ही है, तो ये हमें कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, उनका खुद का ही पूरा एक डिपार्टमेंट होता है ट्रांसपोर्ट का, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिपेंड होना पड़ता है किसी और पे, थर्ड पार्टी पे। तो ये सब में प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी कॉस्ट बढ़ जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है। सिकनेस, prevalence of sickness in small scale industry has become a point of worry to both the policymakers and entrepreneurs. The causes of sickness are both internal and external. Internal problems includes lack of skilled and trained labor, lack of managerial and marketing skills. External problems includes delayed payment, shortage of working capital, inadequate loans and lack of demand of their products. तो sickness यहाँ पे आपको समझना है, sickness यानी कि बीमारी, मतलब एक्चुअल बीमारी की बात नहीं कर रहे जो मेडिकल टर्म्स में होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री की क्या बीमारी है। तो यहाँ पर बीमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के प्रॉब्लम्स है जो सिकनेस के रूप में आते हैं कि स्किल्ड और ट्रेन्ड लेबर की कमी है, स्किल्ड और ट्रेन्ड लेबर की कमी है। मैनेजरियल, वहां पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कैसे ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा है, वर्कफोर्स मैनेज नहीं किया जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रही है। ये सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए एक इंडस्ट्री के अंदर। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ये है कि पेमेंट ठीक से नहीं मिल रहा है हमें, जैसे कि मिडलमैन ने हमें डिले पेमेंट कर दिया तो हम आगे पेमेंट नहीं कर पा रहे, और रॉ मटेरियल का हमें ठीक से मिल नहीं रहा है, वर्किंग कैपिटल हमें कम पड़ रहा है, लोन्स नहीं मिल पा रहे हैं। ये सारी चीजें एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो गई। सो दीज आर टर्म्ड एज द सिकनेस इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 8th है पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम तो है हर जगह पे, रूरल में तो बहुत ही ज्यादा है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम किया है इसको, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे पावर शॉर्टेज एंड सप्लाई की प्रॉब्लम है। So higher cost of power acquisition, load shedding, frequent power cuts, irregular supply of power, voltage fluctuations, rising power charges badly affect the productivity. तो जितने भी पावर रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेट बढ़ जाना, वोल्टेज का प्रॉब्लम होना, कभी आएगा पावर कभी चला जाएगा, पावर कट्स होना, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ग्लोबल कंपटीशन और ओवरऑल पूरा ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया से अब हमारा कंपटीशन है, क्योंकि दुनिया में हर जगह चल रहा है, और सिंस हम अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो हम लोग पूरा कनेक्टेड है वर्ल्ड के साथ। सो अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटेड अबाउट, स्मॉल बिजनेसेस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी कहा जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दूसरे कंट्रीज अगर कोई बेटर पॉलिसी बनाती है अपने
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो हमें डायरेक्ट अफेक्ट करता है। लेट्स से जो हमने एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कर रहे थे जो तमिलनाडु से, लेट्स से हमारी कोई पॉलिसी जो है एक्सपोर्ट की, वो हमारे लिए उतनी फायदेमंद नहीं है, लेकिन लेट्स से उसी के साथ साथ चाइना की एक्सपोर्ट पॉलिसी उन्हें बेटर प्रोविजन देती है, जिससे जो फर्म हमसे कपड़ा ले रही थी वो चाइना से लेने लग जाए, तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। सो ये जो एलपीजी पॉलिसीज है, ये पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज की चल रही है, उससे स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमारा लास्ट पार्ट चैप्टर का है कि कैसे आप फाइनली खुद का एक स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप कर सकते हो। तो स्टेप्स इन सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल बिजनेस। Small scale business provides more independence than the large scale business, and through this type of business one can fulfill their dream to become entrepreneur. One can set up small scale business by following simple steps which are as follows. तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपना एक छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो भी ख्वाब है, ड्रीम है कि आपको कोई धंधा चालू करना है, कोई बिजनेस चालू करना है, वो आप पूरा कर सकते हो। जैसे कि कुछ सालों पहले मुझे क्लासेस स्टार्ट करना था, तो मैंने बड़े बड़े ये सारे स्टेप्स एक तरह से फॉलो करके अपना क्लासेस स्टार्ट किया था। एंड वो चीज जो है एक तरह से स्मॉल लेवल का एक मेरा बिजनेस था। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे है डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि मैं किस फील्ड में बिजनेस करना चाहता हूं, कैसे बिजनेस करना चाहता हूं। One need to prepare the description of the small scale business one wants to set up. It is necessary to decide whether one wishes to set up a corporation, a proprietorship, or partnership. The potential entrepreneur has to analyze his strength, weakness while deciding for entrepreneurship career. This analysis helps in knowing the type and size of business would be the most suitable. So अब फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से मेरा ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ बिजनेस करना है खुद का, so I had two options, something related to food, something related to education. So मैंने एजुकेशन पे फोकस किया, ये सोच के कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम चीज मुझे आनी चाहिए, मैक्सिमम चीज मेरा हेल्प होना चाहिए, मेरा इनपुट लगना चाहिए, मेरा स्किल यूज होना चाहिए। तो मैंने एजुकेशन को चूज किया। मैंने ये भी सोच के चूज किया कि एजुकेशन ऐसी चीज है जो कभी रुक नहीं सकती है, वो कभी ठप नहीं पड़ सकता है। एज यू कैन सी, अभी भी कोविड का टाइम्स है, फिर भी हमारा एजुकेशन बिजनेस, एजुकेशन इंडस्ट्री सर्वाइव कर ही रहा है, राइट। सो ये सोच के एक तरह से मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे एजुकेशन यानी मुझे क्लासेस ओपन करना है, कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, ये सारा मैंने सोचा था, उसके बाद ये डिसीजन लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या मुझे किसी और के साथ ओपन करना है, पार्टनरशिप में ओपन करना है, या खुद के दम पे खुद के नाम का सब करना है, या मुझे कॉर्पोरेशन यानी एक छोटा सा स्मॉल लेवल पे एक मैंने ऑफिशियली रजिस्टर्ड बिजनेस ओपन किया है, कॉर्पोरेशन उसे कहा जाता है। सो ये मैंने डिसीजन लेना है कि मुझे खुद का लेना है, या मुझे पार्टनर्स के साथ लेना है, या कॉर्पोरेशन लेना है। सो ये सारा डिसीजन होता है। सेकेंड है स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। अब आपको पता होना चाहिए जो फील्ड में आप जा रहे हो उसके बारे में, आपको क्या लॉज, क्या रूल्स, क्या चल रहे हैं, पॉलिसीज क्या चल रही है कंट्री में, स्टेट में, आपके एरिया में क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। Before setting up an industry, it is always essential to study and understand the prevailing business environment in which they operate, particularly the industrial policy, economic policy, licensing policy, legal environment, and technological environment. The environment impacts a lot in setting up a proper industry. तो एक इंडस्ट्री को बहुत सारे फॉर्मेलिटीज निभाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो जो चीजें रिक्वायर है अलग अलग बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर पॉलिसी, वो उनको करना पड़ता है। तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहले मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था मुझे क्लासेस ओपन करना चाहिए या एक प्री स्कूल ओपन करना चाहिए, तो मैंने देखा प्री स्कूल के लिए बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज फुलफिल करने हैं और थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगेगा। तो मैंने चूज किया कि आई शुड स्टार्ट विद द क्लासेस, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से कोई लाइसेंस या कुछ जरूरत नहीं है, मुझे कोई स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आई कैन इजीली स्टार्ट अ स्मॉल क्लासेस विथ माई लिमिटेड एसेट्स। तो ये एक तरह से मैंने पता लगाया कि मेरा जो मैं बिजनेस सिलेक्ट करूंगा उसमें क्या चल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना उसे कहा जाता है। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मुझे सोचना है मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर यहाँ पे लेट्स से मैं कोई छोटा सा आर्टिकल बना रहा हूँ, कोई पेन बना रहा हूँ या कुछ वैसा कुछ बना रहा हूँ, या कोई छोटा कलर बुक बना रहा हूँ, या
कोई लेट वाटर वाटर को मैं पैक करके बेच रहा हूं, तो मैं जो भी मैन्युफैक्चर जो भी मैं कर रहा हूं, मुझे वो प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के देखना है। मुझे देखना है कि मार्केट में कितना ये प्रोडक्ट पहले अवेलेबल है, कितने अलग अलग, आपको पता है बिस्लरी का तो नाम ही चला गया। अब आपको बिस्लरी, एक्वाफिना, ये सब थोड़े से नोन नाम थे पहले, जो सब जानते थे कि हाँ बिस्लरी होती है, एक्वाफिना करके एक होता है। बट आज की तारीख में हर एक बॉटल ग्रीन कलर का थोड़ा सा होता है, उस पर कुछ और ही भलता सा नाम लिखा होता है। बिस्लरी की जगह बिलरी लिखा होता है, या एक्वाफिना की जगह बस एक्वा या कुछ लिखा होता है, और वो लोग बेच रहे हैं। यानी कि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है मार्केट में। तो ये सारी चीजें हमें रिसर्च करनी है कि कौन से प्रोडक्ट या सर्विस को मैं चूज करना चाहता हूं अपने बिजनेस के लिए। One needs to decide the product to manufacture or the service to offer. While choosing the product or service which one wants to offer, one must conduct a good market research, learn about the prevailing competition in the market. तो वही बात है मैंने आपको कही कि आपको अच्छा खासा मार्केट रिसर्च करना है, आपको पता लगाना है कितने कॉम्पिटिशन्स है। मैंने पहले पता लगाया था कि कितने एरिया में क्लासेस है, क्लासेस कितने लेवल पे कैसे चल रहे हैं, उसके बाद मैंने एक एरिया सिलेक्ट किया था जहां पे मैं अपना क्लास स्टार्ट करूंगा। सिलेक्शन ऑफ प्लेस, तो ये वही बात हो गई, पॉइंट कनेक्टेड है यहाँ पे कि वन नीड्स टू चूज अ लोकेशन टू सेट अप अ स्मॉल स्केल बिजनेस। व्हाइल चूजिंग द लोकेशन, फैक्टर्स सच एज नियरनेस टू मार्केट, सोर्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, modern infrastructure facilities and other things are considered. Location determines the success or failure of the industry. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि मैंने अपना क्लासेस ओपन करने में थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया था। लोकेशन मैंने एक मुझे मेरे रेंटल लिमिटेशन के हिसाब से, मेरे कैपिटल लिमिटेशन के हिसाब से मैंने जो लोकेशन फर्स्ट सिलेक्ट किया था वो उतना सही नहीं सिलेक्ट किया था। हालांकि ये मुझे बाद में एक्सपीरियंस के बाद पता पड़ा था कि मार्केट प्लेस, यानी कि आपने नोटिस किया होगा एक ज्वेलरी की दुकान होगी, वहीं पे आपको बाजू में दूसरे 4 ज्वेलरी की दुकान होगी, तो वो पूरा मार्केट प्लेस बन जाता है ज्वेलरी के शॉप्स का। ओके, सो सारे कंपटीशन एक साथ हो जाते हैं वहां पे। ओके, वैसे ही एक भाजी वाला होगा तो बाजू में दूसरा भाजी वाला आ जाएगा, तीसरा भाजी वाला आ जाएगा। तो ये लोग जानते हैं कि वो एक ही जगह पे सारे कॉन्सेंट्रेट होंगे, तो अब वो प्योर लक है, प्योर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, जिसके बेस पे आपके पास कस्टमर आने वाला है। सो ये लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहीं कोने में लेके बैठा हूं कोई मेरा बिजनेस, वहां पे लोग आ जा नहीं सकते, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, लेबर ठीक से नहीं पहुंच सकता है, रॉ मटेरियल ठीक से नहीं पहुंच सकता है, तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो सिलेक्शन ऑफ प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मुझे क्या यूज करनी है, किस तरह का मशीन्स, किस तरह की इक्विपमेंट्स, ये सब बहुत जरूरी है। To manufacture any item technology is used, entrepreneurs should possess information of all available technologies and its suitability. It will be also useful to determine the need of money, material, equipment to be installed. तो अब मुझे ये टेक्नोलॉजी में हाथ डालने से पहले 50 एक ही चीज के 50 तरीके मशीन्स मिलती है अलग अलग। तो अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो अलग अलग तरह के कितने सारे प्रिंटर मिलते हैं। तो अगर मुझे प्रिंटर खरीदना है तो मैं पहले डिसाइड करूंगा मुझे किस तरह का बेस्ट प्रिंटर कौन अवेलेबल करा रहा है, सबसे बेस्ट कॉस्टिंग कौन दे रहा है, तो ये मैं उस बेसिस पे उसको खरीदूंगा। तो वैसे ही जो भी मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला हूं, जो भी मशीन इस्तेमाल करने वाला हूं, मुझे अलग अलग कंट्रीज से हो सके या अलग अलग एरिया से हो सके पता लगाना है कि सबसे बेस्ट और चीप और सबसे गुड क्वालिटी में कौन दे रहा है, और मुझे वो चीज लेनी चाहिए। 6th पॉइंट है आपका बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल में बेसिकली आप पूरा प्लान आउट करते हो कि आपका ये पूरा कैसे चलेगा। प्रोजेक्ट अप्रेजल मींस द असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आप इसका आपका ये जो प्रोजेक्ट है उसको आप असेस कर रहे हो, उसमें आप देख रहे हो आपने क्या क्या प्लान किया है, आपका क्या क्या सारी चीजें रेडी है क्या financially and everything. So let's read that. It is a technique for analysis of a scheme or project while preparing to set up an enterprise. The entrepreneur has to appraise the project carefully from the economic, financial, technical, market, social, managerial point of view. तो ये सारी ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है कि मैं इकोनॉमिक वाइज क्या क्या मेरे बिजनेस को असर हो सकती है, क्या योगदान हो सकता है, फाइनेंशियली मेरे को सारी सपोर्ट मिल रही है क्या, टेक्निकली मुझे सारी चीजें हो रही है क्या, मार्केट वाइज मैंने सारी रिसर्च की है क्या, सोशल यानी सोसाइटी वाइज भी मुझे सोचना है कि मेरा प्रोडक्ट से सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करने पड़ते हैं, उसे हम असेसमेंट कहते हैं, यानी असेस करना कि मेरा प्रोजेक्ट कितना सही है। तो इसे बिजनेस, ये उसके बाद जो बनता है उसे बिजनेस प्रपोजल कहा जाता है। फिनांस, अब मुझे पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो ये सब स्टार्ट ही नहीं होगा। फिनांस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज, सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट।
द नेक्स्ट बिग स्टेप इज टू अरेंज द फाइनेंस। अब मैंने प्लान आउट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब मुझे पैसा चाहिए ये सब एग्जीक्यूशन करने के लिए। नो बिजनेस कैन बी क्रिएटेड विद जीरो कैपिटल। विदाउट पैसा मैं कुछ स्टार्ट ही नहीं कर सकता हूं, थोड़ा पैसा तो चाहिए ही। इफ वन does not have enough finance, then the best way is to borrow from outside। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा सा लोन लीजिए। कितनी बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि किसी ने अपने दोस्तों से कुछ लोन लिया 50-60,000 का और छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और आज की तारीख में वो करोड़ों का बिजनेस टर्नओवर हो चुका है। सो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारे ऐसे आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपना स्मॉल स्केल लेवल पे जो भी है, जो भी स्टार्ट किया है, उसका आपको पता लगाना है कि पॉलिसी के अनुसार आपको कहीं पे उसका रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। जो भी है वो आपको फुलफिल करना है क्राइटेरिया। इट इज ऑलवेज वर्थवाइल टू गेट द यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। द एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉर्म फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, दैट इज DIC. After having duly filled in the application form, he has to submit the application with all the relevant documents in the local district industry center. तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे DIC होते हैं। जैसे कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में पुणे का DIC है, जहां पे आप जा सकते हो और आप वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो एंड आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हो कि मैं फलाना फलाना इंडस्ट्री चालू करना चाहता हूं, मैं ये बिजनेस चालू करना चाहता हूं, मैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट है वो आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये सारा मैंने प्लान किया था। अब जो रियल में रिसोर्सेज लाना है, फॉर एग्जांपल ऊपर हमने देखा था कि अरुण और अनिल जो थे उन्होंने मैंगो एंड कोकम जूसेस का किया था। तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो लोग अब एक्चुअल में मैंगोज को कलेक्ट करके अपने फैक्ट्री में लाना चालू करेंगे ताकि उसको जूस में कन्वर्ट कर सके। Physical resources, this includes allocating space for different operations and choosing production methods. One is required to purchase machinery and hire employees and workers for different department. अब मैंने मशीनरी लानी है, जूस बनाने की मशीन लानी है, मुझे एम्प्लॉयज हायर करने जो वो मशीन को ऑपरेट करेंगे, उसमें मुझे बरोबर अपना फैक्ट्री को अच्छी तरह से लेआउट अच्छी तरह से रखना है और डिपार्टमेंट वगैरह बना के उसको एलोकेट करनी है जगह पे। पहले एक्सट्रैक्शन कहाँ पे होगा, छिलके कहाँ पे फेंके जाएंगे, वहां का जूस मेन पहली बार कन्वर्ट होके कहाँ पे आगे जाएगा, फिर बॉटल्स में कैसे भरा जाएगा। सो ये सब पूरा सेटअप करना, इस फिजिकल रिसोर्सेस का सेटअप करना। अरेंजमेंट ऑफ पावर वाटर सप्लाई, अब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो मेरा फैक्ट्री में मैं काम कैसे करूंगा, राइट? So the sites where the enterprise will be located should either have adequate power connection or it should be arranged. तो या वहां पे होना चाहिए पहले से या तो आपको अरेंज करना है। The enterprise can calculate the total power requirement, determine the nearest pole from which power will be available for the business, and it can materially affect the installation cost. So अब एक एंटरप्रेन्योर को ये ध्यान रखना है कि वो उसके लिए सबसे क्लोजेस्ट पावर कहां से इजीली अवेलेबल है और वो कैसे अपना कॉस्ट उसमें मिनिमाइज कर सकता है और वो एडिक्वेट पावर कनेक्शन पा सकता है। स्टाफिंग, अब जैसे ही मैंने सारे एम्प्लॉयज वगैरह ये करना है, एम्प्लॉयज हायर करना है, तो इंस्टॉल मशीन वगैरह करने के बाद स्टाफिंग अलग अलग रिक्रूटमेंट करनी पड़ेंगी मशीन चलाने के लिए। ऑफिस बॉय होगा, फिर दूसरा प्यून्स होंगे, दूसरे क्लीनर्स होंगे, ये सब अलग अलग स्टाफिंग इसे कहा जाता है। Once machines are installed, the need of manpower arises to run them. So the quantum and type of manpower are to be decided. The sources of getting desired labor is also important. This follows recruitment, training, placement. तो अब मुझे ये भी सोचना है कि मुझे किस तरह के लेबर चाहिए। क्या मुझे बिल्कुल ही अनपढ़ लोग चलेंगे, सिर्फ उन्हें मैं फिजिकली स्ट्रांग लोग चाहिए क्या मुझे मशीन चलाने के लिए? क्या मैं विमेन लोग को इन्वॉल्व कर सकता हूं? मैक्सिमम मेरे जो भी मशीनरीज है उसमें विमेन लोग को इन्वॉल्व कर सकता हूं। तो ये सारा मुझे सोचना है और उस बेसिस पे मैंने रिक्रूटमेंट चालू करूंगा, उन्हें ट्रेनिंग देना चालू करूंगा और उसके बाद उन्हें हायर प्लेसमेंट यानी कि उन्हें एक्चुअल काम देना चालू करूंगा। 10th पॉइंट है प्रोडक्शन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो अब एक्चुअल में अब सब कुछ रेडी हो चुका, अब मुझे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना। प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप। Once small scale business is started, marketing is the most important activity as far as the entrepreneurial development is concerned. अब प्रोडक्ट तो बना दिया, प्रोडक्ट पड़ा रहेगा। अगर मैंने मैंगो जूस बना के बॉटल मेरी पड़ी हुई है, मेरे फैक्ट्री में तो कुछ काम की है नहीं। सो मुझे क्या करना है, उसे मार्केट करना है। मुझे लोगों को बताना है कि देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट विच हैज दिस पैक्ड मैंगो जूस जो कि बहुत ही टेस्टी है, रत्नागिरी मैंगो से बना हुआ जूस है ये, वगैरह वगैरह। सो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग एंड बिजनेस एडवर्टाइजिंग फॉर्म नेक्स्ट स्टेप फॉर द सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस।
सो ये एडवर्टाइजिंग करनी है. ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज एंड वेरियस ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन गेन एक्सपोजर फॉर बिजनेसेस. सो ऑनलाइन ये सब मैं कर सकता हूं और मेरे बिजनेस को एक्सपोजर दे सकता हूं विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. लास्ट पॉइंट 11th पॉइंट है रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस. अब सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब मुझे जानना है कि मैंने कैसा किया, मेरा प्रोडक्ट चल रहा है क्या, कोई चेंजेस लानी है क्या, कोई कोई कुछ और मैं कर सकता हूं बेटर, कॉस्ट को कम करने के लिए या प्रोडक्ट को और बेटर करने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए. तो उसे फीडबैक या रिव्यू कहते हैं. Periodical monitoring and evaluation not only of markets but also of production quality and profitability help in knowing where the firm stands in comparison to the performance envisioned with in the business plan. तो जो मेरा बिजनेस प्लान था उसमें जो मैंने सोच के रखा था, एनविजेज्ड का मतलब होता है जो मैंने एक विजन रखा था कि कैसा ये परफॉर्मेंस करना चाहिए. सो उसको कितना मैच करता है, मेरी क्वालिटी कितनी बेटर है, मेरा प्रोडक्शन कितना बेटर है, ये सारी चीजें मुझे इवैल्यूएट करनी चाहिए, मॉनिटर करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए. इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. इससे मेरा आगे का ग्रोथ बेटर होता है. It can be concluded that setting up of small scale business is not difficult task. The steps is to set up small scale business are simple and easy than a large scale business. So if one wants to set up business, one can surely go for it. It is profitable, easier and helps in the growth of economy of the country. तो finally ये conclude कर रहे हैं कि कोई भी business जो है स्मॉल स्केल बिजनेस है वो बड़े आसानी से आप सेटअप कर सकते हो. आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अच्छा विजन रखना है, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना है एंड ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आप इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो और एक बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट और खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हो. सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. समरी पढ़िएगा, पॉइंटर्स बनाइएगा, ये सारे पॉइंटर्स दिए हैं, ये पॉइंटर्स लिखिएगा. आई होप आपको मजा आया होगा एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच. टेक केयर.